हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे। आज ये क्यूब एंड क्यू वर्ड का 5वां सेक्शन है या 5वां लेक्चर है, जहाँ पर हमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को देखना है। और आज इस मिसलेनियस वाले सेगमेंट को करने के बाद हम लोग कल वाले क्लास में क्यूब वर्ड को पढ़ेंगे। हम पहले क्यूब को समाप्त कर लें, उसके बाद हम क्यूब वर्ड की बात करेंगे। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जो मेरा चैनल है रीजनिंग 24/7, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको इसका बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये उन तक पहुंच जाएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है, तो हमारा और आपका जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। एज ए टीचर मुझे आपसे क्या उम्मीद होता है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो बातें आपको क्लास में बताई जाती हैं ऑनलाइन सेक्शन में, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में क्या करेंगे, उतारेंगे। क्योंकि क्यूब एंड कीवर्ड आपका एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप जब तक इस बात को आप समझोगे नहीं, जब तक आप इस बात को प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। कह रहा है कि सभी सतहों पर पीले रंग, सभी सतहों पे पीले रंग की घन 27 बराबर घनों में काटे जाते हैं। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा, जिनका केवल 2 सतह रंगा गया होगा, जिनका केवल 3 सतह रंगा गया होगा, जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा, कम से कम 1 सतह रंगा गया होगा, कम से कम 2 सतह रंगा गया होगा। समझ रहे हो। पहले आप इस प्रश्न को नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप प्रश्न नोट करो। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि अधिक से अधिक 2 सतह रंगे हुए घन। हाँ, जितने भी क्यूब के क्वेश्चन आएंगे या तो केवल वर्ड का यूज़ करेगा, या तो कम से कम का यूज़ करेगा, या तो अधिक से अधिक का यूज़ करेगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाले क्लास को नहीं कराया तो सबसे पहले जाके पिछला सेक्शन करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर देखो। उसके बाद हम 5वें लेक्चर को देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, यानी आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। और आप डायरेक्टली 5वें सेक्शन में आएंगे, 5वें लेक्चर में आएंगे, तो हो सकता है कि जितनी चीज़ें आप समझना चाहो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा आप भी मेरी बात को माने कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप इस सेक्शन का, इस ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसके बाद सेकंड देखो, उसके बाद थर्ड देखो, फोर्थ, तब किसकी बारी है, फिफ्थ की बारी है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि सभी सतहों पे पीले रंग। एक बात बताओ, सभी सतहों पे पीले रंग होने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल कलर्ड का है। या जो क्वेश्चन है किसका है, सिंगल कलर्ड क्यूब का है। तो मेरे भाई यदि क्वेश्चन सिंगल कलर्ड क्यूब का है तो अब हमें जो भी काम करना है डायरेक्टली फॉर्मूले के साथ करना है। क्योंकि सिंगल कलर्ड में या तो एग्जामिनर ने कलर को मेंशन नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी कलर हो तो सिंगल है। अगर ये पीले रंग से रंगे हैं तो जो भी पूछेगा पीले रंग का ही पूछेगा। या तो कलर को मेंशन नहीं करेगा, या तो कलर मेंशन करता भी है तो उससे फॉर्मूले को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मान लो कि आपने घन के सभी सतहों को पीले रंग से ही रंगा है, तो कलर दे तो भी वही बात है, कलर नहीं दे तो भी वही बात है। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके केवल एक सतह रंगे गए होंगे, वे भी पीले रंग से। या मैं पूछूं आपसे कि दिए गए घन में ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा। तो एक बार मैंने कलर का नाम लिया, दूसरी बार मैंने कलर का नाम नहीं लिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप बताओ ना। कि सब आपको पता है, इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि सारे के सारे पीले हैं, तो अगर एक सतह रंगे गए होंगे तो कहे या ना कहे वो पीले रंग से ही रंगा होगा।
तो सिंगल कलर्ड वाले क्यूब के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर बहुत कम जगह कलर को मेंशन करता है और बहुत कम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर कलर को मेंशन नहीं किए जाते। तो कलर दिया हो नहीं दिया हो में फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करना है। लेकिन फॉर्मूले का यूज़ कब करोगे? जब आपको n की वैल्यू पता होंगे। किसकी वैल्यू पता होंगे? n की वैल्यू पता होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो ज़रा, सभी सतहों पे पीले रंग की घन 27 बराबर घनों में काटे गए हैं। ये 27 क्या है? तो मेरे भाई ये 27 है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। और अगर ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है 27, तो ये 27 बराबर होंगे n क्यूब के। ये 27 बराबर होंगे किसके? n क्यूब के। कहने का मतलब कि यदि आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिए गए चित्र में छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी जाती है तो वहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लगाते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होता है साइड क्यूब। साइड को अगर आपने n मान रखा है तो n क्यूब होगा। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकाल के दे दिया कि जो कि 27 के बराबर है, यानी सबसे पहले आप करोगे क्या कि जो 27 है ना सर वो n क्यूब के बराबर है। ये जो 27 है वो किसके बराबर है? n क्यूब के बराबर है। ये मैं बनावटी बातें नहीं कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली समझ के देखो कि अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पहला पूछता कि दिए गए चित्र में छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, तो वहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते? तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होते हैं साइड क्यूब के। आपने साइड को n मान रखा है तो n इंटू n बराबर n क्यूब। ठीक है। और जब ये n क्यूब हो गया तो आपके क्वेश्चन में n क्यूब निकालना है कि n क्यूब के मान दे रखे हैं। तो सर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब 27 दे रखा है ना, यानी जो 27 है वो किसके मान है? n क्यूब के मान है, जहाँ से n के मान निकल के आएंगे क्यूब रूट ऑफ 27। और जब n का मान क्यूब रूट ऑफ 27 है यानी n का मान कितना होगा? 3 होगा। n का मान कितना होगा? 3 होगा। यहाँ तक समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ रहे हैं? ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन पूछा है कि केवल एक सतह रंगे हुए घन कितने होंगे। तो मेरे भाई केवल एक सतह रंगे हुए घन का टेक्निकल नाम होता है सेंट्रल क्यूब, और इनका जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। इनका जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर n इक्वल्स टू पार्ट ऑफ ए क्यूब। n इक्वल्स टू पार्ट ऑफ ए क्यूब। तो n के मान कितने हैं? 3 है। तो अगर यहाँ पे 3 रखते हो तो 3 में से 2 गए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 गुणे 6 करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। यदि आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकाल के दे रखा है तो बनाने का अप्रोच क्या होगा? तो सबसे पहला काम होगा कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है उसे हमें इक्वेट करना है n क्यूब से। और जब टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब को आप n क्यूब से इक्वेट करोगे तो यहाँ से n के मान आएंगे, यानी 27 इक्वल्स होगा या बराबर होगा किसके? n क्यूब के। यानी n का मान क्यूब रूट ऑफ 27, यानी n के मान 3 आ गए। और जब n के मान 3 अगर आपको पहले से पता है कि जो क्वेश्चन है वो सिंगल कलर्ड है, तो कलर दिया हो नहीं दिया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपके क्वेश्चन में बात कर रहा है कि केवल एक सतह रंगे हुए घन चाहिए, तो केवल एक सतह रंगे हुए घन को आप टेक्निकल में क्या कहते हो? तो सर केवल एक सतह रंगे हुए जो घन होते हैं उनका टेक्निकल नाम होता है सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो 6 इंटू n फॉर क्या? 3 में से 2 गए 1 के स्क्वायर 1 होगा। 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? चलो नोट करो। बात करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सर कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल 2 सतह रंगा गया होगा। अब जब केवल 2 सतह रंगने की बात हो रही है तो केवल 2 सतह वाले रंगे हुए घन को टेक्निकल में क्या कहते हैं? सर मिडिल क्यूब कहते हैं। और ये जो मिडिल क्यूब होते हैं बराबर होते हैं 12 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 12 इंटू n माइनस 2। ये जो मिडिल क्यूब होते हैं बराबर होते हैं 12 इंटू n माइनस 2। केवल 2 सतह रंगे हुए घन आपको चाहिए होगा, तो केवल 2 सतह रंगे हुए घन को आप किस नेम से जानते हो? तो सर मिडिल क्यूब के नेम से जानते हैं। उसका नाम मिडिल क्यूब होता है।
और ये मिडिल क्यूब कहाँ पाए जाते हैं? तो किनारों के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? किनारों के बीच में पाए जाते हैं। सेंट्रल क्यूब कहाँ पाए जाते हैं? तो फलकों के बीच में पाए जाते हैं। तो एक क्यूब में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं, मैंने 6 लिखा। एक क्यूब में किनारे कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, क्योंकि मिडिल क्यूब जब भी होगा किनारों के बीच में होगा, तो किनारे होते कितने? 12। और चूंकि यहाँ पे n-2 है तो n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 में से 2 गए 1, और 12 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। समझ रहे? समझ रहे? ठीक है। अब केवल 3 सतरंग घन की बात हो रही है, केवल 3 सतह। तो आपको पता है कि केवल 3 सतरंग घन क्या होते हैं? कॉर्नर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्नर क्यूब होते हैं। और n के मान कुछ भी हो, अगर रंग गिवन नहीं है तो कॉर्नर की संख्या 8 ही होगी ना, 4 ऊपर और 4 नीचे। जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाए कि केवल 3 सतह रंगे हुए घन, तो मेरे भाई केवल 3 सतह रंगे हुए घन को आप क्या कहते हो? कॉर्नर क्यूब कहते हो। और कॉर्नर क्यूब वे क्यूब होते हैं जो घनों के शीर्ष में पाए जाते हैं। घनों के शीर्ष में पाए जाते हैं। और घनों के शीर्ष में पाए जाने का मतलब कि 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। चूंकि क्वेश्चन आपका सिंगल कलर्ड है, तो जहाँ कहीं भी 3 सतह को रंगने की बात की जाए तो उसके आंसर में से कितना देना है? 8 देना है। क्या देना है? 8 देना है। और इनका नाम क्या होता है? कॉर्नर क्यूब। और हमेशा 8 के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? 8 के बराबर होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा? बात समझने का प्रयास करना। जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा। अब बताओ कि कलरलेस वाले जो क्यूब होते हैं जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं हो, तो कलरलेस होगा, नॉन पेंटेड होगा। तो नॉन पेंटेड जब भी होगा वो क्या होगा? इनर सेंट्रल होगा, यानी जो घनों के केंद्र में पाया जाएगा। अरे घनों के केंद्र में है तभी तो उस पर पेंट नहीं लगा। अगर बाहरी सतह पे होता है तो पेंटेड हो गया होता। जब आप किसी कमरे को पेंट करते हो तो उसकी बाहरी सतह को करते हो, अंदर तो नहीं जाते हो, दीवार के अंदर तो जा नहीं सकते। ठीक उस प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें घनों के केंद्र की जो अंदर की क्यूब है उनकी संख्या पूछी जा रही है। और घनों के केंद्र के अंदर की जो क्यूब होते हैं उनको आप इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनर सेंट्रल क्यूब। और इनके जो फॉर्मूले होते हैं सर, n-2 का होल क्यूब होते हैं। n-2 का होल क्यूब, वेयर n = 3, तो 3 में से 2 कम हुआ तो 1 का क्यूब कितने आएंगे? 1 आएंगे। इसका आंसर 1 आएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप इस क्लास में नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो एक आपको छोटा सा सजेशन है कि आप सबसे पहले इसका लेक्चर फर्स्ट देखो, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ, और फिर 5वें लेक्चर को देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ। अब कह रहे हैं कि कम से कम एक सतरंग में घन कितने होंगे? कम से कम, यहाँ पे शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कम से कम लिखा है सर, कम से कम लिखा है। तो कम से कम को आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? एटलीस्ट। क्या कहते हो? एटलीस्ट कहते हो। और एटलीस्ट के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि एटलीस्ट जहाँ कहीं भी आएगा उसका मतलब हुआ कि मिनिमम जो दिया है उतना, और उससे आगे वाले सारे। एटलीस्ट का मतलब हुआ कि जो डेटा दे रखा है उसको तो लेना ही है, और उससे अधिक वाले सारे को लेना है। जहाँ कहीं भी एटलीस्ट, कम से कम वर्ड ऐसे यूज़ किए जाएँ तो वहाँ पर याद रखिएगा कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि जो डेटा दिया है वो तो काउंट होगा ही, उससे अधिक वाले सारे काउंट होंगे। तो एटलीस्ट 1 कह रहा है, कम से कम एक सतह। तो जहाँ कहीं भी कम से कम एक सतह को रंगने की बात की जाए तो 1 वाले तो काउंट होंगे ही, 1 से अधिक वाले सारे काउंट होंगे, यानी 2 भी, 3 भी। और आप कहोगे मास्टर साहब 6 सतह होते हैं तो 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, जब एक घन को रंगने के बाद काटेंगे तो काटने के बाद जितने भी घन प्राप्त होंगे उनके मैक्सिमम कितने साइड पेंटेड होते हैं? 3 साइड। यानी 4, 5 और 6 इसके आंसर हमेशा कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो इनको लिखने या नहीं लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जहाँ कहीं भी एटलीस्ट की बात की जाए तो मेरे भाई एटलीस्ट का मतलब होता है कि जो डेटा दे रखा है वो तो लेना ही है, उससे अधिक वाले सारे काउंट होंगे। तो अधिक वाले कहाँ तक हैं? 3 तक ही तो हैं। जब आप एक घन को रंगने के बाद काटेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूब आफ्टर कटिंग। रंगने के बाद जब एक बड़े घन को काटा जाता है छोटे छोटे घन में, तो उनमें 4 प्रकार के घन प्राप्त होते हैं और उनकी मैक्सिमम 3 साइड ही पेंटेड होते हैं।
तो हमें उस प्रकार के घनों को उठाना है जिनके कम से कम एक सतह रंगे गए हों। तो कम से कम एक कहने का मतलब क्या है कि 1 तो शामिल होगा ही, उससे ज़्यादा वाला सारे शामिल होंगे, क्योंकि उससे कम नहीं जाना है। कम से कम एक, मिनिमम वैल्यू 1 है। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम होता है सर, मिनिमम 1 है। मिनिमम 1 मतलब कि 1 से कम वाला नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा वाले सारे आएंगे। यानी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि क्यूब में 6 फलक होते तो 6 आएगा। लेकिन आप बताओ कि इसमें क्या 4 सतरंगे घन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। आंसर क्या देना है? 0 देना। यानी 4, 5, 6 के आंसर कितने होंगे? 0 हो गए। यानी ये तीनों बराबर हो गए 0 के। और जब ये तीनों बराबर हो गए 0 के, तो यहाँ पर 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो आप बताओ कि 1 को आप सेंट्रल क्यूब कहते हो, 1 को आप सेंट्रल क्यूब कहते हो, जिसकी संख्या कितने के बराबर है? तो आप बोल रहे हो सर 6 के बराबर है, यानी यहाँ से 6 आएगा। अब प्लस 2 वाले क्या होते हैं? मिडिल क्यूब होते हैं। तो 2 वाले अगर मिडिल क्यूब है तो इनके आंसर कितने हैं? 12। और 3 मतलब क्या? कॉर्नर क्यूब। 3 मतलब क्या? कॉर्नर क्यूब। संख्या कितनी होती है? 8। यानी यहाँ से आंसर कितने आने हैं? 26। कितने आने हैं? 26। यानी कम से कम एक सतह रंगे हुए घन की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे भाई ध्यान से सुनना कि कम से कम 2 सतह, कम से कम कितना सतह? 2 सतह। एक बात बताओ, हमें उस प्रकार के घनों को उठाना है जिनके मिनिमम 2 पार्ट रंगे गए हों। मिनिमम, क्योंकि कम से कम का मतलब मेरे भाई एटलीस्ट होता है, और एटलीस्ट का मतलब मिनिमम होता है। मतलब कि मिनिमम 2, उससे कम नहीं चलेगा। तो मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि जहां कहीं भी एटलीस्ट यानी कम से कम वाला कम से कम ऐसे वर्ड यूज़ किए जाए, तो कम से कम का मतलब होता है कि जो डेटा दे रखा है उसको तो लेना ही है, उससे ज़्यादा वाले सारे आएंगे। जो डेटा दे रखा है वो तो लेना ही है, उससे अधिक वाले सारे आएंगे। तो कम से कम 2। तो जहाँ पर कम से कम 2 की बात की जाए तो मुझे एक बात समझाओ, जहाँ पर कम से कम 2 दिया है तो जो डेटा दे रखा है वो तो लेना ही है, यानी 2 वाले तो काउंट होंगे ही, साथ में 3 वाले भी, 4 वाले भी, 5 वाले भी, 6 वाले भी। तो आप बताइए कि जब आप बड़े घन को रंगने के बाद छोटे घनों में काटते हो तो क्या 4 सतह रंगे हुए घन मिलते हैं, 5 सतह रंगे हुए घन मिलते हैं, 6 सतह रंगे हुए घन मिलते हैं? तो सर नहीं मिलते हैं, यानी इनके आंसर क्या होंगे? 0। तो हमें काउंट क्या करना है? 2 वाला और 3 वाला। तो 2 मतलब क्या? जिनके 2 सतह रंगे हुए घन है। तो जिनके 2 सतह रंगे हुए घन होते हैं उनको आप मिडिल क्यूब कहते हो, जिनके आंसर कितना होता है? 12। और 3 को आप कॉर्नर क्यूब कहते हो, जिनके आंसर 8 हैं। तो 12 8 कितने होते हैं? 20। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो बात करेंगे इस क्वेश्चन के लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सर कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक एक सतह रंगा गया होगा? अधिक से अधिक 2 सतह, सॉरी, अधिक से अधिक कितना सतह? 2 सतह। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दो,
अधिक से अधिक दो सतह कहने का मतलब कि एट मोस्ट कह रहा है ये, और एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम होता है। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। यानी अधिकतम दो सतह रंगे होने चाहिए। पहले आप कम से कम के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि कम से कम जहां कहीं भी दिया हो, कम से कम का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, उससे कम नहीं चलेगा, उसके अधिक वाले सारे आएंगे। यानी जैसे आपको पता है कि एटलीस्ट यानी कम से कम का मतलब होता है कि जो डेटा दे रखा है उससे उसे तो लेना ही है, उससे अधिक वाले सारे लिए जाएंगे। कहाँ पर? कम से कम में। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर अधिक से अधिक दो सतह की बात हो रही है, यानी जहाँ पर अधिक से अधिक वर्ड की बात की जाए, तो अधिक से अधिक का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वो ही आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा। तो अगर मैक्सिमम दे रखा है तो लिमिट फिक्स किया मैक्सिमम का, मिनिमम का तो नहीं किया। यानी जहाँ कहीं भी अधिक से अधिक की बात की जाए तो जो डेटा दे रखा है वो तो आएगा ही, उससे कम वाले सारे आएंगे, उससे कम वाले सारे आएंगे। यानी अगर यहाँ पे कह रहा है कि अधिक से अधिक दो सतह यानी एटलीस्ट टू की बात हो रही है, तो मेरे भाई यहाँ पे एक बात याद रखना कि जहाँ कहीं भी एटलीस्ट टू सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर कितने प्रकार के क्यूब आएंगे? तो दो वाले तो आएंगे ही, साथ में एक वाला भी आएगा और साथ में जीरो यानी नन पेंटेड भी आएगा। मेरी बात समझने का प्रयास करना। चार प्रकार के घन होते हैं, जिनका केवल एक सतह रंगा गया होता है, जिनका केवल दो सतह, जिनका तीन सतह, और जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक दो सतह, मतलब कि मैक्सिमम टू साइड पेंट होने चाहिए। तो मेरे भाई जब मैक्सिमम टू की बात हो रही है, मैक्सिमम टू की बात हो रही है, यानी क्लास में वही आएगा जिनके पैकेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये हो। तो तीन वाला तो नहीं आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि मैक्सिमम दो वाले को ही लेना है। तो दो वाला आएगा, साथ में एक वाला भी आएगा, जिसके पास नहीं होगा वो भी आएगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम फिक्स कर रखा है, मिनिमम को फिक्स नहीं किया है। तो दो वाला आएगा, एक वाला आएगा, जीरो वाला आएगा। तो दो वाले को क्या कहते हो? मिडिल क्यूब कहते हो। और यहाँ पे मिडिल क्यूब कितने आए हैं? 12, यानी यहाँ पे संख्या 12 लेनी है। यहाँ पे संख्या कितनी लेनी है? 12 लेनी है। अब प्लस 1 को आप सेंट्रल कहते हो, तो सेंट्रल क्यूब की संख्या कितनी है? 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। और प्लस 0 यानी नन पेंटेड है, 0 यानी क्या है? नन पेंटेड है। तो नन पेंटेड की संख्या कितनी है? तो 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 12, 6, 18 कितने? 19, 19 इज राइट आंसर। समझ रहे हैं सभी लोग? चलो नोट कर लो, जल्दी नोट करो। ठीक है, शायद ये वाली डेटा विजुअल नहीं है, मैं इसको ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जहाँ कहीं भी एटलीस्ट टू की बात की जाए तो एटलीस्ट टू में क्या क्या आएंगे पहले ये देखो। तो जहाँ कहीं भी एटलीस्ट टू की बात हो रही है तो वहाँ पर आपसे कहेगा कि सर ऐसे हमें क्यूब को उठाना है, ऐसे क्यूब को उठाना है जिनके मैक्सिमम 2 पार्ट कलर्ड हो। हमें क्लास में उस टाइप के विद्यार्थियों को बुलाना है जिनके पैकेट में अधिकतम 2 रुपये हो। तो अधिकतम 2 रुपये कहने का मतलब क्या है कि जिनके पास 2 रुपया होगा वो तो आएगा ही, एक वाले भी आएंगे, और जिनके पास नहीं है वो भी आएंगे, क्योंकि आपने एज ए टीचर, एज ए एग्जामिनर, आपने मैक्सिमम को फिक्स किया कि मैक्सिमम 2, मिनिमम कितने हो सकते हैं इसके बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो जहाँ पर अधिक से अधिक की बात की जाए वहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो तो काउंट होगा ही, उससे कम वाले सारे काउंट होंगे। ठीक है, तो 2 से कम 1 होता है, 0 होता है। तो 2 मतलब क्या है कि 2 सतह रंगे हुए घन है, जिसे आप मिडिल क्यूब कहते हो, और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। और प्लस 1 मतलब क्या है कि जिनका एक सतह रंगा गया होगा, सेंट्रल क्यूब होते हैं, उनकी संख्या 6 है। अब प्लस 0 मतलब क्या है? ये नन पेंटेड क्यूब है जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं है, और इनकी संख्या कितनी है? 1 है। तो 12, 6, 18 कितने? 19, 19 इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? मिटा दे इसे, मिटा दे इसे। चलो
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है। क्वेश्चन दे रहा है बाबू कि एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं यदि इनमें से कई छोटे घन यदि इनमें से कई छोटे घन निकाल दिए जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष या फलक, जिसको आप फेस कहते हो, एक बटा चार मूल घन के आकार का हो जाता है या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने घन होंगे। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगे गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है, पहले देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि घन की सभी सतहें रंगीन की जाती है, मतलब ये घन को रंगा जाता है, और रंगने के बाद कह रहा है कि इनमें से कई छोटे घन निकाल दिए जाते हैं। निकालने के बाद की स्थिति ये होती है कि प्रत्येक जो फेस है वो 1/4 मूल घन के आकार का बन जाता है। यानी उसके मान लो पहले 4 था तो निकालने के बाद अब 1/4 हो गया। समझ रहे हो? मतलब कि 1/4 बचा, 3/4 हिस्सा आपने निकाल दिया। यदि इनमें से कई छोटे घन निकाल दिए जाते हैं तो प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक जो फेस है 1/4 मूल घन के आकार का हो जाता है। तो मान लीजिए आप कि माना कि मूल घन का आकार L था। क्या था मुझे क्या पता, L/4 सॉरी 1/4 जो है वो मूल घन के आकार का है। तो मूल घन कितना था मुझे तो पता नहीं है, ना दे रखा है। तो आपने क्या मान लेना, L मान लेना, L फॉर लेंथ। X मान लेना, छोड़ो ना यार, X मान लो, आपको जो मन में आए सो एक वेरिएबल मान लेना है। कि मान लीजिए कि मूल घन का आकार क्या था, X था। मूल घन मतलब कि बड़े वाले घन का जो आकार क्या था, X था। आकार मतलब उसका डायमेंशन, आकार मतलब उसका डायमेंशन। माना कि मूल घन का आकार कितना था, X था, और निकालने के बाद छोटे घन छोटे मूल घन का आकार
या छोटे घन का आकार, कुछ भी कह लो। ये x है तो 1/4 है ना, ये x/4 हो जाएगा। बड़े घन का आकार क्या था मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, तो छोटा वाला कितना बचा, 1/4 बचा, तो x का 1/4 यानी x/4 होगा। बड़े घन के आकार क्या थे मुझे नहीं पता, सभी सतहों को रंगीन की जाती है और इनमें से कुछ छोटे घन निकाल दिए जाते हैं, या कुछ छोटे घन क्या किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो प्रत्येक फलक, प्रत्येक फेस मूल घन के आकार का 1/4 हो जाता है। तो मूल घन का आकार क्या था मुझे क्या पता, तो अगर मैंने मूल घन का आकार क्या मान लिया, x मान लिया, तो जो बचेगा वो x/4 होगा। तो मूल घन का आकार अगर x है तो छोटे घन का आकार कितना होगा, x/4 होगा। और यहाँ से हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। n क्या कहता है, बिगर साइड क्यूब बाई स्मॉलर साइड क्यूब। यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, x है, और छोटे घन की भुजा कितनी है, x/4 है। तो x x कैंसिल होगा, यानी x n का मान कितना आएगा, 4 आएगा। मेरी बात समझने का प्रयास करना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बड़े आकार का 1/4 हो जाता है। तो मूल घन का आकार क्या था मुझे क्या पता, नहीं पता, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा, तो मैंने x मान लिया। तो अगर मूल घन का आकार x है तो जो बच गया वो x/4 होंगे, क्योंकि उन्हीं के 1/4 है। तो बड़े घन यानी मूल घन का आकार अगर x है तो छोटे घन का आकार कितना होगा, x/4 होगा। अब बड़े घन का भुजा बटे छोटे घन का भुजा क्या देता है, n देता है, यानी यहाँ से x/x/x/4 करोगे तो ये 4 ऊपर जाएगा, x x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी अगर n के मान 4 आ गए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने घन होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा, यानी 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। और इसका फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, वेयर n = 4। तो 4 में से यहाँ पे कर लो 4 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 से गुणा कर लो, है ना जी। तो 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 कितने, 24 इज राइट आंसर। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को एक 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? वैसे नोट कर लो, मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन दे रखा है बाबू कि 125 छोटे छोटे घन है। तो ये जो 125 दे रखे हैं ये क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। एक 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो ये जो 125 है वो क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं n क्यूब के। अगर आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पूछा जाए तो आप कौन से फॉर्मूले से बनाते हो? n क्यूब से बनाते हो। तो अगर ये कह रहा है कि 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी 125 छोटे छोटे जो घन है वो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है, और इन्हें निकालने का फॉर्मूला होता है n क्यूब। यानी आप बोलोगे सर कि n क्यूब के मान दे रखे हैं और ये कितने के बराबर? 125 के बराबर, यानी n का मान क्यूब रूट ऑफ 125, यानी यहां से n का मान कितना आएगा? 5 आएगा। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो 125 छोटे छोटे घन दिए हैं, तो 125 ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालने का फॉर्मूला n क्यूब होता है। तो ये 125 किसके मान है? n के मान है, n क्यूब के मान है, n क्यूब के मान है। और जब n क्यूब के मान 125 है तो n का मान क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 125। और जब क्यूब रूट ऑफ 125 निकालोगे तो n का मान कितना आएगा? 5 आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि अगर n का मान हमें निकालना हो तो n का मान कैसे निकालते हो? तो बड़े घन की भुजा अब बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, यानी n बराबर, अगर बड़े घन की भुजा मान लो कि L1 है तो छोटे घन की भुजा क्या होगा? L2 होगा। n का मान जब आ गया 5 तो n का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा मैंने अगर L1 दे रखा है तो छोटे घन की भुजा क्या होगा? L2 होगा। मैंने एक वेरिएबल का यूज किया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर n बराबर L1 बाई L2 है तो L1 क्या है? बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यानी L1 के मान दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर, n के मान निकल चुके हैं कितने? 5। तो आपसे कह रहा है कि छोटे घन की भुजा क्या होगी? यानी L2 का मान निकालना है। समझ रहे? अरे समझ रहे हो? 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो 125 अगर छोटे छोटे घन है तो जो बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब के, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं n क्यूब के। यानी 125 किसका मान दे रखा था? n क्यूब का। और अगर n क्यूब का मान 125 है यानी n का मान क्यूब रूट ऑफ 125 जो कि 5 के बराबर होगा। और अगर n का मान 5 आ गया तो n होता क्या है? तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो अगर मैंने बड़े घन की भुजा को L1 माना और छोटे घन की भुजा को L2 माना तो n बराबर L1 बाई L2। तो L1 मतलब क्या? बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, यानी L1 का मान 15 है, और n का मान कितना है? 5 है। तो आपसे क्या पूछा है? छोटे घन की भुजा, यानी L2 का मान पूछा है। तो मेरे भाई L2 का मान अगर मुझे यहाँ से निकालना हो, ध्यान देना, अगर मुझे L2 का मान यहाँ से निकालना हो तो ये यहाँ पर आएगा और फॉर्मूला बनेगा L1 और बाई में क्या? n। L2 बराबर L1 बाई n। यहाँ से तो L1 कितना है? 15 सेंटीमीटर, और बाई n कितना है? 5, यानी आंसर क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर। दैट इज द राइट आंसर। समझ पा रहे? समझ पा रहे? ठीक है, लिखा जाए।
नोट हो गया? अरे नोट हो गया? ठीक है, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन थोड़े से कम्प्लेक्स में दिए जाते हैं, कम्प्लेक्स टाइप के दिए जाते हैं, मतलब कि थोड़े से जटिल होते हैं। अगर आप उम्मीद करके जाओगे कि सारे क्वेश्चन सर सिंपल ही आने चाहिए, तो ऐसे नहीं होता सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जब सिंपल आने लगेंगे तो सरकार को सबको नौकरी देनी पड़ेगी, और ये जो कि होना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टूडेंट उसमें स्मार्ट वर्क करते हैं ना सर, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो वही परंपरागत तरीके से चलते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं समझ से बाहर है, तो उनका कुछ नहीं हो पाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे ध्यान देना, 8 सेंटीमीटर क्यूब वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बड़े घन की भुजा बताएं। चलिए क्वेश्चन को करेंगे आप। पहले क्वेश्चन नोट करो या ट्राई करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलिए देखा जाए। पहले यहां पे देखो, 125 छोटे छोटे घन, यानी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, इसकी संख्या 125 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब अगर दिया है तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब किसके बराबर होता है, तो एन क्यूब के बराबर होता है। और एन क्यूब का मान दे रखा है 125, यानी एन का मान कितना होगा, 5 होगा। यहाँ तक बोलिए समझ आया? यहाँ तक समझ आया आपको? 125 छोटे छोटे घन दिया है, तो 125 छोटे छोटे घन देने का मतलब क्या है कि वो एन क्यूब के मान है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब और 125 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालने का फॉर्मूला एन क्यूब होता है, यानी एन क्यूब का मान 125 है, तो एन का मान कितना होगा, 5 होगा। यहाँ से निकल गया एन का मान कितना, 5। एन का मान कितना आया, 5 आया। चलो उसके बाद 8 सेंटीमीटर क्यूब वाले छोटे घनों में, तो अगर मैं छोटे घन की भुजा निकालना चाहूं तो छोटे घन की जो भुजा होता है 8 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है मेरे भाई। तो ये जो 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर यूनिट में क्यूब है तो ये भुजा नहीं हो सकता, ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है। आप यहां पे देखो जरा, अगर मैं यहां पे एक बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो आप क्या बोलते हो सर कि साइड गुणे साइड गुणे साइड। यानी अगर ए सेंटीमीटर है तो ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर, यानी ए क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब।
अगर यूनिट में आपका सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या इसमें एक भुजा शामिल है या तीन भुजा शामिल है? तीन भुजा शामिल है। मेरी बात समझने का प्रयास करना, मैं जो क्या समझा रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है सर, क्यूब 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 मतलब क्या कि इसमें सेंटीमीटर के एक यूनिट है, सेंटीमीटर को एक बार यूज़ किया गया या 3 बार यूज़ किया गया? तो 3 बार यूज़ किया गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तब जाके सेंटीमीटर क्यूब हुआ। यानी यह ए दिया है, यह ए है या ए क्यूब है? तो सर ए क्यूब है। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर के पहले वाले जो टर्म है वो ए के फॉर्म में है या ए क्यूब के फॉर्म में है? तो ए क्यूब के फॉर्म में है। तो आप बोलोगे मास्टर साहब ए क्यूब के मान अगर 8 है तो ए का मान क्यूब रूट ऑफ 8 होगा, और यहाँ से ए के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो तुरंत आपके आंसर 40 आएंगे। बहुत लोगों ने 40 बताया भी है। यार देखो, इतने आसान क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो आपको हर एक तरह से जांचना चाहता है कि एग्जामिनर कितना कैपेबिलिटी रखता है हर एक क्वेश्चन को जवाब देने में। कुछ नहीं किया था, यहाँ पे यूनिट लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी भी चीज़ का पावर अगर क्यूब के फॉर्म में है तो वह सेम एलिमेंट कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार गुणा हुआ है। यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी तब ना सके सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब के आगे का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वह ए क्यूब है। यानी ए क्यूब का मान 8 है। तो अगर ए क्यूब का मान 8 है तो ए का मान कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। और जब आपको पता चल गया कि n के मान 5 हैं और छोटे वाली भुजा का मान कितना है? 2 है, तो मान लो कि अगर आपने यहाँ पर n लिखा, n बराबर L1 बाई L2, तो L1 आपका क्या है? बड़े घन की भुजा है, और L2 क्या है? छोटे घन की भुजा है। ये बड़े घन की भुजा और ये क्या है? छोटे घन की भुजा। अब देख लो आपसे क्या पूछा है, तो बताएं कि बड़े घन की भुजा क्या होगी। यानी L1 का मान चाहिए। तो क्या आप बोल सकते हो कि L1 बराबर n इंटू L2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। L1 बराबर n इंटू L2, तो L1 बराबर n की वैल्यू कितनी है? 5, और L2 की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो नोट करो। हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक घन के सभी सतह लाल रंग से रंगे जाते हैं और फिर उसे चौसठ
छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो विपरीत फलक लाल रंग से रंगा गया होगा। चलो क्वेश्चन नोट करो जरा। यहाँ पे ध्यान देना, 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जो हैं वो 64 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब अगर 64 है तो ये कितने के बराबर होते हैं? n क्यूब के बराबर होते हैं, यानी n क्यूब का मान 64 है तो n का मान क्यूब रूट ऑफ 64 यानी 4 आएगा। और जब n का मान 4 आया तो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके दो विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए होंगे। एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक घन की सभी सतहों को पेंट करते हो तो पेंट करने के बाद वे निम्नतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनका केवल एक सतह, जिनका केवल 2 सतह, जिनका केवल 3 सतह, जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होता। लेकिन अगर जिनमें 2 सतह भी रंगे होते हैं तो क्या वे अपोजिट होते हैं या एडजेसेंट होते हैं? मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका क्यूब है, ये टोटली रेड है, ये टोटली क्या है? रेड है। तो जब आप उसको काटिएगा तो क्या कभी ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा एक ही क्यूब में आ सकता है? नहीं आएगा ना सर, क्योंकि अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे में आ ही नहीं सकते। क्या कभी लेफ्ट और क्या कभी राइट दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या कभी फ्रंट और क्या कभी बैक कभी एक साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। हाँ, टॉप के साथ फ्रंट आ सकता है, फ्रंट के साथ लेफ्ट आ सकता है। निकटवर्ती सतह एक साथ आते हैं, अपोजिट सतह एक साथ नहीं आते। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके दो विपरीत फलक पर लाल रंग होगा, तो आप बताओ कि जब आप किसी बड़े घन को काटोगे छोटे घन में, तो काटने के बाद क्या कोई ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, क्या कोई ऐसे सिचुएशन बनेंगे, क्या कोई ऐसे क्यूब निकल कर आएंगे जिनके दो अपोजिट फेस आपस में कनेक्ट होंगे और वो भी रेड रंग से? आप बताओ कि अपोजिट फेस मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों एक ही में होना चाहिए, टॉप और बटम दोनों एक ही में होना चाहिए, फ्रंट और बैक दोनों एक ही में होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है। डेट्स वाई इसके आंसर क्या होंगे? 0 होंगे। यानी नंबर ऑफ 2 सरफेस पेंटेड क्यूब having red color on opposite face, ये होना पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर और नीचे रेड है तो क्या ऐसा कोई क्यूब बनेगा जिसमें ऊपर भी रेड हो और नीचे भी रेड हो काटने के बाद? पॉसिबल नहीं है सर। अपोजिट फेस कभी भी एक क्यूब में साथ में आ ही नहीं सकते। लेफ्ट और राइट दोनों साइड आना एक क्यूब में पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। फ्रंट और बैक क्या दोनों एक ही क्यूब में आना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? निकटवर्ती सतह, यानी ऊपर का निकटवर्ती क्या है? सामने है, पीछे है, बाएं है, दाएं है, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का एक साथ आना पॉसिबल नहीं है। बाएं और दाएं का एक साथ आना पॉसिबल नहीं है। सामने और पीछे का आना एक साथ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई अगर क्वेश्चन पूछा है कैसे कितने क्यूब होंगे जिनका
दो विपरीत फलक लाल रंग से रंगा गया होगा, यानी नंबर ऑफ 2 सरफेस पेंटेड क्यूब हैविंग रेड कलर ऑन अपोजिट फेस, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आज बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करिए, और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।